हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आ गई हूं आप सबके सामने क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई कोड 083 का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग टूल्स पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आ गई हूं ना, लेकर तो आ गई हूं आपके सामने। भाई प्रोग्रामिंग टूल्स बहुत ही अमेजिंग टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आई हूं प्रोग्रामिंग टूल्स पार्ट 2। इस एंटायर सेशन के अंदर ना हम बहुत ही एक्साइटिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्लेमर दे देती हूं। भाई इस पूरे सेशन में आप जो भी चीज पढ़ोगे ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। पहली बात क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, अगर आप अपनी क्लास 11th और क्लास 12th को हटा दें और आगे चल के अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी ग्रेजुएट डिग्री, चाहे वो बीटेक हो, चाहे बीसीए हो या आपका बीएससी सीएस या आईटी हो, कुछ भी कर रहे हो, कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट लेके कर रहे हो, तो ये आपका अभी से बेस बना रही है। और भाई इतने आगे की अगर हम बात ना भी करें तो क्लास 12th के अंदर अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो क्लास 12th के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो भैया आज का सेशन है अद्भुत, खास, येट आपका बहुत ही नया सेशन आ रहा है। और प्रोग्रामिंग टूल्स पार्ट 2 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई? किसके बारे में? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स पार्ट 1 में। किया है? क्या क्या पढ़ा था? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, यही पढ़ा था। मैम हायरार्की गलत बोल दी आपने, लैंग्वेजेस के नाम ठीक बोले हैं लेकिन आगे पीछे बोल दिए। तो भाई हमेशा बोला करो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ है उसी तरीके से अगर हम इनको बोलें तो ज्यादा बेटर होता है। तो भाई क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज में क्या क्या होता है, मशीन लैंग्वेजेस के कौन कौन से ड्रॉबैक थे जिनको कंपनसेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ पहले, और असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या लूप होल्स थे जिनको कंपनसेट करने के लिए हमने फाइनली हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट कर लिया है और वो अभी भी रन में चल रही हैं। तो भाई जब मशीन कोड से आगे बढ़ ही चुके हो लेकिन वापस घूम के मुझे आना मशीन कोड ही पे है, ये बात क्या बोली मैम आपने? भाई मैंने ये बोला कि आप चाहे कुछ भी डेवलप कर लो, भाई आप चाहे इस दुनिया में जाके कुछ भी डेवलप कर लो, XYZ कुछ भी डेवलप कर लो, आप असेंबली कोड डेवलप कर लो, आप मशीन कोड डेवलप कर लो, खूब कर लो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मशीन कोड, असेंबली कोड डेवलप कर लो, ठीक है, आपने कर लिया, ओके। आप क्या डेवलप कर लो? असेंबली कोड आपने डेवलप कर लिया, ठीक है। असेंबली कोड के लूप होल्स को भरते हुए, असेंबली कोड के लूप होल्स को भरते हुए आपने आगे चलते चलते भाई दौड़ लगाई है, चले नहीं है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने जब से इस दुनिया में एग्जिस्टेंस पाई है इसने चला नहीं है, इसने दौड़ लगाई है। और ऐसी दौड़ लगाई है भाई, ऐसी दौड़ लगाई है कि आज के टाइम पे AI हर जगह देखने को मिल जा रहा है। तो सोच लो भैया, एक बड़े से कमरे का एक बड़े से कंप्यूटर जहां पे पंच कार्ड की हेल्प से हम इनपुट देते थे, वहां से लेके अभी तक जहां पे मुझे कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती है अपना इनपुट देने के लिए, वॉइस भी चल जाता है। तो भाई कितना इन्वेंशन देखा है इस सिंगल टेक्नोलॉजी ने, तो आप खुद सोच सकते हो, है ना। आइए असेंबली कोड से बढ़कर, असेंबली कोड से बढ़कर भैया दौड़ लगाकर हम पहुंचे थे कहां तक? कहां तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे भाई कहां तक? हाई लेवल तक। कहां तक भाई? हाई लेवल तक पहुंच गए थे। तो भाई कंप्यूटर ने कहा कि तुम यूजर हो भाई, तुमने मुझे बनाया तो तुम ये भी बना सकते हो, मेरा तो तुम पे कंट्रोल है नहीं। लेकिन भाई एक चीज है, तुम चाहे असेंबली लैंग्वेज बना लो, चाहे तुम हाई लेवल लैंग्वेज बना लो, अपनी सुविधा चाहिए, तुमने मुझे भी अपनी सुविधा के लिए ही बनाया है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कुछ भी हमको अशेम्ड फील करने की जरूरत नहीं है। दिस नथिंग टू बी फील अशेम्ड अबाउट। हमने कंप्यूटर का डेवलपमेंट ही इसलिए किया है कि हम उससे अपने कुछ काम करवा सकें, हमारे कुछ काम इजी हो सके, एंड दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। तो उसको जब मैंने ही डेवलप किया तो उससे अपने काम निकलवाने के अलग अलग तरीके भी मैं डेवलप कर सकती हूँ। तो कंप्यूटर ने मन ही मन सोचा कि ठीक है कर लो,
आप यूजर हो, आपने हमें इन्वेंट किया है, तो भैया आपकी बात तो हम मानेंगे। आपने अपनी ईज के लिए असेंबली कोड इस्तेमाल कर लिया, डेवलप कर लिया, अच्छी बात है। भैया उसमें आपको दिक्कत हुई तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज कोड इस्तेमाल कर लिया, डेवलप कर लिया, यूज कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, अच्छी बात है भाई, खूब करो। लेकिन घूम के भैया अगर मुझसे काम कराना है, अगर मुझसे काम कराना है ना, तो घूम घाम के पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घुमाओगे ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घुमाओगे, आपको आना मुझ तक पड़ेगा। कहां तक पड़ेगा भाई? आपको आना मुझ तक पड़ेगा। और मुझ तक आने के लिए आपको चाहे असेंबली कोड इस्तेमाल कर लो, चाहे आप हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल कर लो, फाइनली आपको मुझ तक अगर अपनी बात पहुंचानी है, मुझसे कोई काम कराना है, तो आपको उन दोनों ही प्रोग्रामिंग कोड्स को फाइनली मशीन कोड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिख लो, क्या दिक्कत है? असेंबली में लिख लो भैया, हाई लेवल में लिख लो, कोई समस्या नहीं, तुम्हें इजी लग रहा है लिख लो। लेकिन फाइनली ना मुझ तक अगर अपना इंस्ट्रक्शन पहुंचाना है, क्योंकि मुझे तो भाई एक ही लैंग्वेज आती है और वो लैंग्वेज है मेरी मशीन कोड। कौन सी कोड है भाई? मशीन कोड। क्लियर हुआ भाई? मैंने इस चीज को इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश की है कि आपको ये चीज एक स्टोरी की तरह अगर मैं समझाऊं तो आपको ये चीज और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझ आएगा। तो भाई मतलब अगर आप असेंबली कोड में भी कोई लैंग्वेज लिखते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतनी सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे साथ, जावा, C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई भी कोड लिखते हैं, लिख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको कन्वर्ट उसको किस में करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज कोड्स इनटू, किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा भाई? किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना ही पड़ेगा किसमें? आपको मशीन कोड में। चाहे असेंबली लैंग्वेज में लिख लीजिए, चाहे आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए, अल्टीमेटली अगर मुझसे काम कराना है तो भाई मशीन कोड में तोड़ना पड़ेगा। तो इंसान ने क्या कहा, या ह्यूमन बींग्स ने क्या कहा, हम यूजर्स ने क्या किया? ठीक है, तुम्हारी भी हमने बात मान ली। अब भाई तुम हमारी इतनी बात मान रहे हो कि हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुमसे डायरेक्टली मशीन कोड में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि तुमसे अगर मैं मशीन कोड में बात करूंगा या करूंगी तो मुझे बड़ी डिफिकल्टीज हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम ने हमारी इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको असेंबली लैंग्वेज डेवलप करनी है, वो असेंबली कोड आपको मेरे अंदर लिखना है, लिख लो। कंप्यूटर सिस्टम ने अलाउ किया। आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेरे अंदर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कोडिंग करनी है, कर लीजिए। लेकिन मुझ तक जब वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, लिखने के लिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि मैं आपको सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म दे देता हूं, कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स मैं आपको दे देता हूं जो है हमारे कोड एडिटर्स। पढ़ा था लास्ट सेशन में। भाई मैं कह रही हूं कि ये सेशन समझ नहीं आएगा अगर पहला वाला पार्ट पढ़ के नहीं आए हो। बिल्कुल पॉज कर दो इस वीडियो को यहाँ पे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को पॉज कीजिए और वापस जाइए मेरे प्रोग्रामिंग टूल्स के पार्ट 1 पे। जी हाँ, क्योंकि अगर वो देख के नहीं आओगे, वो चीज समझ नहीं आई होगी, तो ये सेशन आपका पूरा दिमाग के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन हमारे प्रीवियस सेशन से पूरी तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो पहले पॉज करो वीडियो को और मेरा प्रीवियस सेशन देख के आइए। और भाई देखने के बाद इस पे वापस आना है, छोड़ना नहीं है। मैं आपके वेलबींग के लिए इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये चीज आपको समझ नहीं आएगी अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है। क्लियर? तो भाई क्या हुआ? असेंबली कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली किसमें? मशीन कोड में। मैंने आपको इतना अलाउ कर दिया, मैंने आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर दिए जिसपे आप असेंबली लैंग्वेज में या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हो, जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं आपके कोड एडिटर्स। क्या कहलाते हैं भाई लोग? क्या कहलाते हैं भाई? कोड एडिटर्स। पढ़ा था प्रीवियस सेशन में? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी से चेयर दे दो भाई, शाउट आउट दे दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, और जो मुझे सबसे पहले शाउट आउट देगा उसका नाम मैं शाउट आउट दूंगी, है कि नहीं भाई? तो भाई कोड एडिटर्स नाम के हमारे सॉफ्टवेयर थे जहां पे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। लेकिन वो जब आपने कोड किया और उस कोड को जब आप रन करोगे, मतलब एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे मुझे ये कोड समझ नहीं आएंगे। आपको कुछ ऐसा भी डेवलप करना चाहिए कि जो मुझ तक मेरी लैंग्वेज में आपके कोड को पहुंचा सके। तो भाई यहां पे आ जाती है बात किसकी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। किसकी आती है बात? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये होते क्या हैं? चलिए देखें। इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन। क्या करता है ये? क्या करता है? कोई भी प्रोग्राम
चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, चाहे वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। यही दिख रहा है, देखो इस डायग्राम को, बड़े ध्यान से देखो इस डायग्राम को। चाहे आपका प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, चाहे आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करना, किसमें? दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करना इनटू द मशीन लैंग्वेज। ये काम होता है किसका? ये काम होता है आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। कि भाई असेंबली लैंग्वेज में चाहे आपने कोई भी प्रोग्रामिंग कोड लिखा हो, आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखा हो, उसको अल्टीमेटली आप एक मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये करने में जो डिवाइस या जो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर रहा है वो ट्रांसलेटर है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात, ये जो ट्रांसलेटर होता है ना, ये जो ट्रांसलेटर होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, और तभी इसको हम सॉफ्टवेयर की सेकंड कैटेगरी में लेकर आए हैं। हम एक्चुअली बात सॉफ्टवेयर की ही कर रहे हैं। पहला सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग टूल्स की। तो भैया ट्रांसलेटर्स जितने भी होंगे ना, वो सब एक सॉफ्टवेयर हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी अदर कोड एडिटर में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, दैट इज द ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? अ ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है ट्रांसलेटर? होता क्या है? ट्रांसलेटर एक डिवाइस नहीं है यहाँ पे। इट इज नॉट अ डिवाइस, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आइए, अब भाई दो चीजें हैं। ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेटर क्या करेगा? सबसे पहली बात, कन्वर्ट करेगा। किसको कन्वर्ट करेगा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को दूसरे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड में, वन कोड टू अदर कोड, ये काम करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से कोड्स हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो भाई दो टर्म्स हैं जो ट्रांसलेटर जो होता है उसको ट्रीट करता है। पहला है आपका सोर्स कोड। कौन सा टर्म है भाई? सोर्स कोड। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सोर्स कोड की। भाई सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ये दो ऐसे कोड्स होते हैं जो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे। तो मैम एक बात बताइए, आपने तो अभी तक मुझे बताया है मशीन कोड के बारे में, आपने बताया है असेंबली कोड के बारे में, और आपने बताया है हाई लेवल लैंग्वेज कोड के बारे में। तो मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ है कि कोई भी प्रोग्राम, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो प्रोग्रामिंग टूल्स का पार्ट 1 था उसमें कोडिंग बताई थी। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग इज द प्रोसेस टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोसेस कोडिंग कहलाता है, और वो प्रोग्राम जो आप लिखते हैं वो एक कोड कहलाता है। अब आपने उस प्रोग्राम को चाहे मशीन लैंग्वेज में लिखा हो, चाहे असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो, या लिखा हो आपने उसे हाई लेवल लैंग्वेज में, तीनों ही लैंग्वेजेस में जो आप कोड लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। क्या कहलाता है? सोर्स कोड। चलिए देखिए, द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि आप असेंबली लैंग्वेज में या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो। लेकिन मैम आपने कहा कि मशीन कोड को भी हम सोर्स कोड कहते हैं। बहुत ही रेयर केस में हम मशीन कोड को सोर्स कोड कहते हैं। मशीन लैंग्वेज में ही अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिख रही हूं तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम उसको सोर्स कोड जरूर कह देंगे। मशीन कोड अपने आप में सोर्स कोड भी होता है और ऑब्जेक्ट कोड भी होता है। ये चीज कैसे हो रही है ये अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि सोर्स कोड की जहां बात आती है तो सोर्स कोड का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोड जो या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं। अभी बस इतना समझो, टेंशन नहीं लो कि इस कोड को हम सोर्स कोड क्यों कहते हैं, सब समझ आएगा कि क्यों इस कोड को द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द सोर्स कोड। ऐसा क्यों है ये अभी बहुत जल्द आपको समझ में आने वाला है। अभी सिर्फ डेफिनेशंस पे ध्यान दो। आज और बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट कोड की। तो भाई सोर्स कोड की बात कर ली, अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट कोड की, ऑल्सो नोन एज मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड को आप मशीन कोड भी कहते हैं।
ऑब्जेक्ट कोड को आप मशीन कोड भी कहते हैं। दैट इज द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दैट इज 0 and 1। तो भाई अब आ जाओ, पूरी की पूरी नजर, पूरी की पूरी निगाहें अब इस सेक्शन में होना चाहिए, पूरा फोकस आपका इस सेक्शन में होना चाहिए। भूल जाइए कि सोर्स कोड के बारे में मैंने आपको क्या बताया, भूल जाइए कि ऑब्जेक्ट कोड के बारे में मैंने आपको क्या बताया, बस इतना याद रखिए, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम एक सोर्स कोड है, और उस प्रोग्राम को एक और कोड की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड। मशीन कोड जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। चलो आ जाओ, यहां पे देखो, सबकी निगाहें बस यही होना चाहिए भाई, कहीं और नहीं देखना है, बस यही देखिए भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ मैम, ये क्या बना रहे हो भाई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम बनने वाला है, डोंट वरी। आ जाओ, ये लिखा है एक प्रोग्राम, क्या लिखा है? ये एक प्रोग्राम लिखा है, और मैंने आपको क्या बताया था, कोडिंग क्या कहलाती है? कोडिंग इज द प्रोसेस टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सपोज करो कि मैंने 2 कोड्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? मैंने 2 कोड्स बनाए हैं। कौन कौन से? एक ये वाला कोड बनाया है, और मैंने एक ये वाला कोड बनाया है, और एक सिंगल मैंने वो बनाया है। चलो ठीक है मैम, आ जाओ। ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने कोड बनाया है, ये जो मैंने कोड बनाया है, इसका मतलब है कि ये जो मैं प्रोग्राम बनाया है, कोड का फुल फॉर्म होता है, पूरी तरीके से हम कोड को बोलते हैं प्रोग्रामिंग कोड। शॉर्ट में हम उसको कोड बोल देते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब जब मैं कोड वर्ड बोलूंगी तो मतलब है प्रोग्राम कोड की बात हो रही है, एक पूरे प्रोग्राम की बात हो रही है। आ जाओ, तो ये मैंने बनाया है कोड 1। क्या बनाया? कोड 1। किस लैंग्वेज में? किस लैंग्वेज में? C1 जो है वो क्या है? C1 जो है वो असेंबली लैंग्वेज कोड है, वो असेंबली लैंग्वेज कोड है, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, असेंबली लैंग्वेज कोड है, दैट मीन्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। और भाई साहब C1 अगर ये है, C1 अगर ये है, तो एक आ गया मेरे पास C2। C2 क्या है भाई? C2 मैंने बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज में। किसने बनाया है भाई लोग? मैंने इसको बनाया है हाई लेवल लैंग्वेज। तो भैया हाई लेवल लैंग्वेज को मैं कैसे लिखने वाली हूं? मैं लिखने वाली हूं इसको HLL। ये है हमारा HLL कोड, मतलब एक C1 नाम का हमने प्रोग्राम बनाया है। कोड का मतलब समझ जाओ भाई, कोड का मतलब क्या हुआ? कोड इज इक्विवेलेंट टू, कोड हमेशा इक्विवेलेंट होगा किसके? प्रोग्राम की। याद रखना इस बात को, जहां जहां कोड आ रहा है वहां वहां समझ लेना भाई, आंख बंद करके समझ लेना कि वहां वहां एक प्रोग्राम की बात हो रही है। तो मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम C1 है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्रोग्राम C2 है। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? तो भाई मैंने आपको इससे पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई चाहे आप असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख लीजिए, कोई भी कोड लिख लीजिए, या आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम या कोड लिख लीजिए, अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम इन दोनों प्रोग्राम्स को रन करे, एग्जीक्यूट करे, तो आपको इन दोनों प्रोग्रामिंग कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मतलब इस C1 को अगर रन कराना है, इस C1 को अगर हमको रन कराना है, इस C1 को अगर हमको रन कराना है, तो भाई कैसे होगा? कैसे होगा? मैं चाहती हूं कि ये C1 जो है वो रन हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इनटू व्हाट? इनटू द ऑब्जेक्ट कोड O1। इस C1 को मैं ट्रांसलेट करूंगी इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। और O1 क्या है? यहां पे O1 क्या है भाई? O1 क्या है भाई लोग? O1 है आपका मशीन कोड। कौन सा कोड है भाई? मशीन कोड है, मतलब 0 और 1। भाई आपको अपने द्वारा दिए हुए प्रोग्राम को, चाहे आपने असेंबली लैंग्वेज में दिया हो, चाहे आपने HLL कोड में दिया हो, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। O1 हो और O2 हो, दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट कोड है भाई, दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट कोड हैं। देख लो यहाँ पे। तो भाई C1 जो कि आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उसको आपने ट्रांसलेट किया। क्या किया आपने? आपने उसको ट्रांसलेट किया। ठीक है भाई, आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया। अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया अगर आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया। तो आपने C1 को ट्रांसलेट किया इनटू O1 और C2 को ट्रांसलेट कर लिया आपने O2 में। तो भाई जो ये C1 है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ये जो C2 है
हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? ये दोनों ही पता क्या कहलाते हैं? ये दोनों पता है क्या कहलाते हैं? ये दोनों ही कहलाते हैं आपके सोर्स कोड। क्या कहलाते हैं? सोर्स कोड। क्यों कहलाते हैं भाई? क्यों कहलाते हैं भाई? सोर्स का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है सोर्स का? डेटा ट्रांसमिशन पढ़ा है, नेटवर्किंग पढ़ी है। नेटवर्किंग में क्या होता था? एक सेंडर होता था, एक रिसीवर होता था, एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। तो मतलब आपने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, उसको अल्टीमेटली आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू दी मशीन कोड। तो ये हो गया आपका सोर्स कोड। यहां से आप अपना प्रोग्राम उठाओगे और ट्रांसलेटर की हेल्प से आप इसको एक डेस्टिनेशन कोड में कन्वर्ट कर रहे हो। दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड। मतलब कि C1 और C2 आपके दोनों आपके सोर्स कोड हैं, क्योंकि यही कोड ट्रांसलेट किए जा रहे हैं इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। अब क्लियर हुआ कि भाई असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम सोर्स कोड क्यों कहलाता है? क्योंकि अल्टीमेटली हमें उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड को, चाहे असेंबली लैंग्वेज में हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में हो, उस कोड को मुझे अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब क्लियर हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो सोर्स कोड क्यों कहलाता है या सोर्स प्रोग्राम क्यों कहलाता है? क्योंकि कोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोग्राम। अब आया समझ में? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हमारा अल्टीमेट एम क्या है? कि हमें ऑब्जेक्ट कोड पाना है, मतलब हमें मशीन कोड तक पहुंचना है। भाई मशीन कोड में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगर मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम उसे समझेगा कैसे? अब भैया कंप्यूटर सिस्टम उसे नहीं समझेगा तो हम तक आउटपुट पहुंचेगा कैसे? बात सही है कि नहीं? तो भाई असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ हो कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि C1, या आपका हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ प्रोग्राम आपका सोर्स कोड कहलाता है, जिसको अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? जिसको अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें? जिसको अल्टीमेटली हम कन्वर्ट करते हैं किसमें भाई? देख लो यहाँ पे, सोर्स कोड को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रोग्राम में लिखा हुआ हो, उस सोर्स कोड को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं भाई। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में, हमेशा। अब क्लियर हो गया भाई? बताओ जल्दी से। अब क्लियर हुआ भाई कि क्यों असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम आपका सोर्स कोड क्यों कहलाता है? अब देखिए, आइए ऑब्जेक्ट कोड पे। हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? एक मशीन कोड। ठीक है मैम, ऑब्जेक्ट कोड हमारा मशीन कोड है। अच्छा, इससे पहले एक बात समझिए कि भाई आपका कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे C1 हो असेंबली लैंग्वेज में, चाहे C2 हो, उसको आपने सोर्स कोड तो कह दिया। अब उसको ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, ये किसका काम होता है? ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? भैया ये जो ट्रांसलेट आपको दिख रहा है, ये कौन कर रहा है? ट्रांसलेट हो रहा है बाय, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। कमेंट सेक्शन में मुझे उम्मीद है अभी तक भर भर के आंसर्स आ चुके होंगे कि मैम ये ट्रांसलेट करने का काम किसका है भाई? जल्दी जल्दी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भर भर के आंसर्स आ चुके होंगे। किसका है भाई? हाँ जी, ट्रांसलेटर का। कि मतलब आपके ऑब्जेक्ट को, आपके सोर्स कोड को उठाकर उसको ट्रांसलेट करना इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ये काम होता है आपके एक ट्रांसलेटर का। किसका? ट्रांसलेटर का। तो भैया C1 से O1 तक की जो जर्नी है, उसको कौन अकम्प्लिश कर रहा है भाई? उसको अकम्प्लिश करने का जिम्मा भाई एक ही व्यक्ति को मिला है। इस पूरे प्रोसेस को अकम्प्लिश करने का जो जिम्मा है, मतलब ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है, ये किसके हाथों हो रहा है? भाई लोग? ये ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है आपके ट्रांसलेटर के हाथों। ये ट्रांसलेटर ही होता है बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कौन? आपका ट्रांसलेटर की अगर वर्किंग पूछी जाएगी ना, तो सीधा सीधा ये लिखोगे भाई, सीधा ये लिखने वाले हो कि ट्रांसलेटर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ भाई कि ट्रांसलेटर क्या है और कैसे एक ट्रांसलेटर एक सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और क्या कहलाते हैं आपके सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो भाई एक बात और रह गई थी हमारी। तो भाई इससे पहले कि वो बात मैं आपको बताऊं,
इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कीजिए और बताइए अगर कोई डाउट हो तो। जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आया है या नहीं, या कोई भी ऐसा टर्म है जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज लग रहा हो। बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने आपसे क्या कहा कि सोर्स कोड होता है वो प्रोग्राम जो चाहे किसी भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, चाहे मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, या फिर आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। तो मैम आप तो कह रहे थे कि सोर्स कोड तो मशीन लैंग्वेज का भी होता है, तो एक बात बताओ, मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जो है, या कह लो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है, मशीन लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताओ। मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम आप मशीन कोड कहते हो उसको, ठीक है मैम? आप उसे मशीन कोड या मशीन प्रोग्राम भी कह सकते हो। ये बात हमको समझ आई कि भाई मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हमेशा एक मशीन कोड कहलाता है। और हम सब जान गए हैं कि मशीन कोड, हम सब जान गए हैं कि मशीन कोड को कहा जा सकता है और क्या, मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। ये बात भी हमने जान ली। है बात सही कि नहीं है भाई? जल्दी बता दो, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में भाई। मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। बात बिल्कुल 100% सही है मैम। तो भाई जब अल्टीमेटली हमने ऑब्जेक्ट कोड को फिक्स कर दिया कि ऑब्जेक्ट कोड हमेशा हमारा मशीन कोड ही होगा, तो भाई अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम ना भी लिखूं, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम ना ही लिखूं, मशीन लैंग्वेज में ही कोई प्रोग्राम लिख दूं, तो मशीन लैंग्वेज के सिनेरियो में जो कोड बनेगा, मशीन लैंग्वेज के सिनेरियो में जो कोड बनेगा वहां पे ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। मशीन कोड में नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। मशीन लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम ऑटोमेटिकली उसको जीरोज एंड वंस में ही तो कोड दे रहे हैं जो वो चाहता था, जो वो चाहता था। तो मशीन लैंग्वेज के सिनेरियो में या मशीन लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में जो सोर्स कोड होता है इन मशीन लैंग्वेज, हेंस मशीन लैंग्वेज में किसमें भाई? मशीन लैंग्वेज में आपका सोर्स कोड हो, आपका सोर्स कोड हो, या आपका ऑब्जेक्ट कोड हो, या आपका ऑब्जेक्ट कोड हो, दोनों एक ही है। क्या है? क्योंकि वहां पे हमको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है, हमको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। और जहां पे भैया हमको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है, वहां पे चाहे आपका सोर्स कोड कह लो, चाहे ऑब्जेक्ट कोड कह लो, एक ही बात है। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ है भाई। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूं, एक बात मैं और आपको बता देती हूं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है वो यहां पे मैंने आपका कह दिया कि भैया ये फिक्स है, मैंने कह दिया कि ये फिक्स है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्ट कोड फिक्स नहीं होता, ऑब्जेक्ट कोड वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट कोड इज वेरिएबल, ऑब्जेक्ट कोड हमेशा वेरिएबल होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड हमेशा वेरिएबल होता है। मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई ऑब्जेक्ट कोड हमेशा मशीन कोड होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब होगा? जब सोर्स कोड या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया हो या आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, तब तो ऑब्जेक्ट कोड आपका एक मशीन कोड हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मैं एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूं। क्या जरूरी है कि मैं हमेशा दोनों को, चाहे असेंबली हो चाहे हाई लेवल हो, दोनों को हमेशा मशीन कोड में ही डायरेक्ट कन्वर्ट करूं? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को पहले मैं असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं, उसके बाद फिर मैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं। देखो फाइनली तो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होना है, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे, कंप्यूटर सिस्टम आपके कोड को समझेगा ही नहीं, और समझेगा नहीं तो एग्जीक्यूशन का कोई सिनेरियो नहीं है, कोई चांस ही नहीं है ना? तो मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड होता है, ये बात सच तो है, लेकिन हर बार सच हो जरूरी नहीं। क्लियर हुआ? ये बात तब सच होती है जब हम किसी असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को
या किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को डायरेक्टली ट्रांसलेटर की हेल्प से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे सिनेरियो में ऑब्जेक्ट कोड हमेशा मशीन कोड के इक्विवेलेंट ही होगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। पर ऐसे भी सिनेरियोज होंगे जहां पे हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करके स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन करें, तो ऐसे सिनेरियो में आपका ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, कांस्टेंट ना होके वेरिएबल होता है। क्लियर? ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको खुद बता रही हूं, क्योंकि मैं एक चीज मानती हूं कि बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं लाइन बाय लाइन तो आपको सब चीज पढ़ा ही दूंगी, जो जो बुक में लिखा है वो तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूं। लेकिन अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसको डीप में जाके समझने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपने डीप में किसी कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके हर एक सेक्शन को अच्छे से परखा है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, उस पर्टिकुलर लॉजिक में आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं भाई? ये बता दो, ये बता दो जल्दी से। चलिए भाई, ये चीज क्लियर हो गई है? हुई है कि नहीं हुई है? और अगर नहीं हुई है तो आप सबको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि आपको ये चीज क्लियर हुई है। अगर नहीं हुई है तो बताओ ना, कमेंट सेक्शन में जाओ बताओ, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, आ जाओ। ट्रांसलेटर, अब आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशंस पे। ट्रांसलेटर क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी डिवाइस, कुछ लोग इसको डिवाइस बोल देते हैं कि ये एक डिवाइस है, लेकिन मेजरली ना ये आपको एक सॉफ्टवेयर के रूप में ही मिलेगा। ट्रांसलेटर एक डिवाइस, आप कह सकते हो कि ऐसा डिवाइस जो आपके डेटा को किसी अदर सिग्नल में चेंज कर रहा हो। होते हैं ना, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, लेकिन ट्रांसलेटर जो हमारे कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेस आते हैं जहां पे आप एक लैंग्वेज में कुछ बोलते हो, वो दूसरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। बहुत सी कंट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है कि ट्रांसलेटर डिवाइसेस हैं, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलिए, दूसरा इंसान उसको अपनी लैंग्वेज में सुन सकता है, इसलिए वहां पे ये एक डिवाइस की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैं मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो हमेशा एक सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइसेस, ट्रांसलेटर डिवाइसेस होती हैं, आई विल नॉट डिसएग्री विद दिस, ओके। ट्रांसलेटर डिवाइसेस होती हैं जो आपकी लैंग्वेज को किसी अदर नेटिव लैंग्वेज में, अदर नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो ट्रांसलेटर हमेशा एक सॉफ्टवेयर की तरह ही उभरेगा। अब क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। A translator is a software or a device sometimes that converts a program written in one code to another code। ये बात हम सब समझ गए कि भैया प्रीवियस डायग्राम भी जो हमने देखा वहां पर भी एक पर्टिकुलर कोड में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी अदर कोड में, मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम आपका ट्रांसलेटर ही कर रहा था, है कि नहीं? चलो एग्जाम्पल क्या है भाई? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना किसका काम है भाई? ट्रांसलेटर का काम है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। डिवाइसेस भी हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंटेक्स्ट में हम डिवाइस को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्लियर? आ जाओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। अब देख लो, अब आया है बहुत ही धमाकेदार चीज। क्या आई है? अलग अलग टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं कि नहीं? मशीन लैंग्वेज अलग है, असेंबली लैंग्वेज अलग है। भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस में तो ना जाने कितनी लैंग्वेजेस बन चुकी हैं अभी तक, जावा, सी, C++, पाइथन, ना जाने कितनी लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। तो भाई अदर लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रांसलेटर्स। मैम हमको तो लगा था कि ट्रांसलेटर कोई एक ही सॉफ्टवेयर होगा। नहीं, जितनी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की कैटेगरीज, उतने टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। ये बिल्कुल सही बात है। अभी तक आप क्या सोच रहे होगे? मैं जानती हूं भाई दिमाग कहां तक जाता है बच्चों का। मैं जानती हूं आपने सोचा होगा कि ट्रांसलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता होगा, और अगर उसके पास आ गया एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड तो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता होगा। एक ही तो सॉफ्टवेयर है, ज्यादा टंटे करनी ही नहीं है, उस एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो और कन्वर्ट कर लो। नहीं, अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। असेंबली लैंग्वेज को बनाने में कुछ अलग फॉर्मेट्स थे, तो हाई लेवल लैंग्वेज को बनाने में कुछ अलग ही फॉर्मेट्स हैं। असेंबली लैंग्वेज के ड्रॉबैक्स को फुलफिल करने के लिए ही हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था। ये बात बिल्कुल भूलना नहीं, याद रखो इस बात को। तो भाई ऐसा ट्रांसलेटर
जो इतना केपेबल हो कि असेंबली लैंग्वेज के फॉर्मेट को फुलफिल करते हुए उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, वो होता है असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऐसा ट्रांसलेटर जो इतना केपेबल हो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करा दे, वो होता है आपका HLL ट्रांसलेटर। अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रांसलेटर्स। तो देख ले भाई, हम कितने ट्रांसलेटर्स के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम इस एंटायर सेशन में पढ़ने वाले हैं 3 ट्रांसलेटर्स के बारे में। आ जाओ। सबसे पहला असेंबलर। भाई देख के ही समझ आ रहा है किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए काम करता होगा। बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये वाला ट्रांसलेटर जो है वो किस कंप्यूटर लैंग्वेज पे काम करेगा, तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरेक्शन, तभी ये क्लास एक्साइटिंग बनेगी भाई। हाँ जी, चलो असेंबलर भाई, आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए मुझे। कहाँ कहाँ भाई, कहाँ? कमेंट सेक्शन में। तो असेंबलर एक होता है हमारा ट्रांसलेटर, कंपाइलर एक हमारा ट्रांसलेटर होता है। बिल्कुल इसका नाम आपने आते जाते कभी ना कभी किसी ना किसी की तरफ से जरूर सुना होगा, कंपाइलर का नाम, कि भाई कंपाइलर चला दो, कंपाइलर से रन करा दो। ये जरूर सुना होगा। आपके कंप्यूटर टीचर्स जो हैं आपके स्कूल्स में, उन्होंने भी कभी ना कभी कंपाइलर का नाम आपके सामने लिया होगा। तो भाई असेंबलर एक हमारा ट्रांसलेटर है, कंपाइलर हमारा एक ट्रांसलेटर है, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कौन सा भाई? कौन सा? इंटरप्रेटर। ये 3 ऐसे ट्रांसलेटर्स हैं जिनके बारे में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो भाई अभी तक जो मिथ चल रहा था ना कि भाई एक सॉफ्टवेयर है, एक ट्रांसलेटर है, हर एक प्रोग्राम को, हर एक सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक ही ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो भाई इस भ्रम से उभर आओ, क्योंकि ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अलग अलग ट्रांसलेटर्स, और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 3 मेन ट्रांसलेटर्स के बारे में, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो चलो जल्दी जल्दी देख लें सारे के सारे ट्रांसलेटर्स को, कैसे ये काम करते हैं और कैसे। सबसे मेन थिंग पता क्या है कि भाई कैसे ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर्स एक दूसरे से अलग हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो इन तीनों ट्रांसलेटर्स को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। देखो, तीनों का काम एक ही है, समझो इस बात को। तीनों का काम एक ही है, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। समझना बात, तीनों का काम एक ही है, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। सोर्स कोड को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रांसलेट करने का तरीका अलग अलग है। तो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? और आप क्या एक्साइटेड है इन सारे के सारे ट्रांसलेटर्स को जानने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि आपको कितना एक्साइटमेंट हो रहा है हर एक ट्रांसलेटर को अच्छे से धुनने में। आ जाओ भाई, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले ये चीज देख लीजिए थोड़ा, कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा होता है वो एक सोर्स कोड है, ठीक है मैम, बिल्कुल सही बात है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लॉक डायग्राम में। इस सोर्स कोड को जब आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से ट्रांसलेट कराते हो तो यही कोड आपका मशीन लैंग्वेज कोड, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। यही लिखा हुआ है। देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में एक सोर्स कोड लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। देखिए इसे ध्यान से, एक सोर्स कोड में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको आप ट्रांसलेटर से पास कराते हो तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है, उसे ट्रांसलेट कर देता है एक ऑब्जेक्ट कोड में। दैट्स इट, यही लिखा हुआ है। क्लियर? चलो आओ, आ जाओ भाई। असेंबलर, सबसे पहले हम जिस ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है असेंबलर। चलिए आइए। द ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स, एक ऐसा ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इसका नाम देख के आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करेगा। ऑफ कोर्स भाई, असेंबलर है तो किस पे काम करेगा भाई लोग? किस पे काम करेगा? ये काम करने वाला है असेंबली लैंग्वेज पे। कौन सी लैंग्वेज पे भाई? असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पे ये काम करेगा। ठीक है भाई, ओके मैम, ये हमारे असेंबली लैंग्वेज पे काम करने वाला है। ठीक है मैम, समझ में आ गई। तो असेंबलर क्या करेगा? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी कोड को, मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। किसमें? मशीन कोड में। किसमें कन्वर्ट करता है भाई? ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन कोड।
चलिए मैम ये बात समझ आ गई। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली। भाई एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि असेंबलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात तो असेंबलर आप इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए किसी भी कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। पहली चीज समझ आ गई। और एक चीज और समझिए कि कितने भी असेंबलर्स आप इंस्टॉल कर लो, एक ही असेंबलर नहीं होता है। असेंबलर के भी बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे वेरिएशंस एंड बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। आज के टाइम पे न जाने कितने असेंबलर्स के वर्जन्स आ चुके हैं, क्योंकि लोग बाग अब असेंबली लैंग्वेज को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम मैक्सिमम अपनी प्रोग्रामिंग अब हाई लेवल लैंग्वेज में करने लग गए हैं। C++, जावा, पाइथन, PHP, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कहीं सुना है कि आपने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया है? हम करते ही नहीं हैं। लेकिन आज भी असेंबलर में इतने ज्यादा वेरिएशंस, इतने ज्यादा वर्जन्स मिलेंगे आपको कि अगर आप असेंबली लैंग्वेज में कभी भी कोड करना चाहें तो असेंबलर की हेल्प से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द मशीन कोड, किसी भी असेंबलर को उठा के। तो हर एक असेंबलर, याद रखो, हर एक असेंबलर अंडरस्टैंड करता है किसी एक स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट को ही। अब एक बात समझो, माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। कि मैं आपको इससे पहले ये बताऊं कि एक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, आप मुझे बताएंगे जाने से पहले कि भाई, क्योंकि मैं अभी जा रही हूं 2 मिनट के खांसी ब्रेक पे, खांसी आ रही है मुझे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बता दो कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे क्या होता है एक माइक्रो प्रोसेसर। हाँ जी भाई, तो बताया क्या होता है एक माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, इस पूरे इंटायर चैप्टर को अच्छे से फॉलो किया है मेरी वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स पर, तो आप सब जानते हैं इसका आंसर। और मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत से बच्चों ने माइक्रो प्रोसेसर का मतलब भी बताया होगा। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। तो भाई माइक्रो प्रोसेसर की बात चल रही थी, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर भाई। और मैं खांस के भी आ गई हूँ, हाँ, क्योंकि खांसने का ब्रेक लिखे गई थी भाई, तो भैया खांसी तो उठती है, इतना बोलते हैं तो इतना तो बनता है। चलो आ जाओ, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही थी, तो भैया माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा CPU, ये बात हम सब जानते हैं। ऐसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो एक माइक्रो चिप पे इंप्लीमेंटेड हो, वो कहलाता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसमें कोई दौराहे नहीं, ठीक है मैम। तो भाई ईच असेंबलर, हर एक असेंबलर अंडरस्टैंड करता है, क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट। एक बात याद रखिए, इंस्ट्रक्शन सेट जो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हो, इसका थोड़ा सा यहां पे मैं आपको एक प्रीव्यू दे देती हूं। हर डिवाइस का होता है एक इंस्ट्रक्शन सेट। हर कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर होता है, जो भी आपका पूरा मैकेनिज्म होता है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। अब मैम ये इंस्ट्रक्शन सेट है क्या? आखिर ये इंस्ट्रक्शन सेट नाम की चिड़िया है क्या? क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब? इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? द इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्टेबल बाय द हार्डवेयर, वो इंस्ट्रक्शंस जो किसी हार्डवेयर के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, वो एक इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो किसी हार्डवेयर के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, वो एक इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। मतलब इस बात का ये है कि हम सब जानते हैं कि हम मशीन लैंग्वेज में, हम असेंबली लैंग्वेज में, और यहां तक कि अब तो और हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी कोड कर सकते हैं। ये बात हम सबको पता है। और हर एक लैंग्वेज का अपना एक फॉर्मेट होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। हर एक लैंग्वेज अपने साथ कुछ रूल्स लेके आती है जो हमको फॉलो करनी पड़ती है व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी ऑफ द गिवन लैंग्वेजेस। तो भाई जिस सिस्टम के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, डजंट मैटर हम उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों ना लिखें, एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर हार्डवेयर में एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो बताता है कि यूजर के द्वारा आए हुए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा। यूजर क्या करता है कि अपनी तरफ से कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर प्रोन टू मेक एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट करना कभी नहीं छोड़ते। एक्सपेरिमेंट कर दिया हमने, तो भाई कंप्यूटर सिस्टम के पास पहले से ही ऐसा सेट होगा तैयार जहां पे वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जो वो एक यूजर से एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि यूजर अपने मन से कोई भी यहां वहां से ले जाके कोई भी इंस्ट्रक्शन बना के कंप्यूटर को दे दे और कंप्यूटर अगर उसे एग्जीक्यूट ना कर पाए तो कंप्यूटर पर ब्लेम करे।
नहीं, हर कंप्यूटर के पास अपना खुद का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होते हैं जो एक कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सकता है एक यूजर से। यूजर के द्वारा दिया हुआ हर एक डेटा कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता। अगर वो पर्टिकुलर डेटा, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट में मेंशन नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शन उसके लिए नल एंड वॉइड है, वो एक एरर मैसेज शो करेगा। तो असेंबलर की हम यहां पे बात कर रहे थे, ईच असेंबलर। और देखिए इस इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में ना आप और भी ज्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं भाई। और इसी बात पे मुझे चैप्टर नंबर 2 का नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। क्या आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 का नेम? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। चलिए आइए। तो भाई हर एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर, मतलब हर सीपीयू में खुद का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट पहले से होता है और हर assembler, each assembler can understand a specific microprocessor instruction set only। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो मशीन कोड लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर रन कर सकता है, किसी अदर कंप्यूटर पर नहीं। ये बात हम जान चुके। तो भाई असेंबली कोड की भी अगर हम बात करें ना, तो असेंबली कोड को भी कन्वर्ट कराने के लिए एक मशीन कोड में जिस असेंबलर का हम इस्तेमाल करते हैं वो असेंबलर भी टोटली डिपेंड करता है ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर्ड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट में? सीपीयू में। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जिस सिस्टम के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट है, अगर उस इंस्ट्रक्शन सेट को मैच करता हुआ असेंबली कोड है तो वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा। और अगर उस इंस्ट्रक्शन सेट से मैच करता हुआ असेंबली कोड मैंने नहीं दिया है तो असेंबलर भी उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को कन्वर्ट नहीं करा सकता इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर हुआ? चलिए आइए। हेंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल। मशीन कोड तभी पोर्टेबल नहीं होता। तो भाई मशीन कोड की हम यहां बात कर रहे हैं कि मशीन कोड तभी पोर्टेबल नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि और भी ज्यादा डिटेल तरीके से हमने ये बात समझ ली है कि हर एक कंप्यूटर अपने साथ एक इंस्ट्रक्शन सेट लेके चलता है। तो आप असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं उस मशीन कोड में, वो मशीन कोड टोटली उस कंप्यूटर हार्डवेयर से ही डेडिकेटेड है, क्योंकि उस मशीन कोड को मैंने कन्वर्ट किया है या उस असेंबली कोड को मैंने जिस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया है वो ऑब्जेक्ट कोड टोटली डिपेंड करेगा ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर्ड इन द माइक्रोप्रोसेसर ऑफ दैट कंप्यूटर। मतलब असेंबली कोड है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दी असेंबलर, सीधी बात। लेकिन मशीन कोड में कन्वर्ट जब मैंने किया अपने असेंबली कोड को, तो वो जो मशीन कोड मेरे पास आया, दैट मींस जो ऑब्जेक्ट कोड मेरे पास आया, वो टोटली किसके प्रोपोर्शनल है? जो इंस्ट्रक्शन सेट उस कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड है। तो भैया जब वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट के प्रोपोर्शनल है तो वो इंस्ट्रक्शन सेट उसे उस सिस्टम में मिल रहा है, जरूरी नहीं कि वही इंस्ट्रक्शन सेट उसे किसी दूसरे सिस्टम में भी मिले। इसीलिए जो मशीन कोड होता है वो हमेशा नॉन पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है केपेबल ऑफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स को चेंज करने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है, प्लेटफॉर्म्स को चेंज करने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है वो आपकी पोर्टेबिलिटी होती है। प्लेटफॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन। मैं जानती हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया है, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए। ये पॉइंट मैं एक बार नहीं 10 बार आपको समझाने के लिए बिल्कुल सक्षम हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो इट इज नॉट ओके कि आपको हमेशा एक बार में ही चीजें समझ आए। टाइम लगता है कुछ चीजों को समझने में, डेसिफर करने में, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट आ रहा है, आप बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए, मैं आपका हर एक डाउट वहां पे क्लियर करूंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। ओके, ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू कन्वर्ट। ट्रांसलेटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को। ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है। मैंने अभी असेंबलर की बात की। असेंबलर क्या करेगा? आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को सिर्फ और सिर्फ आपके असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करता है वो ऑब्जेक्ट कोड में।
किसी अदर कोड को वो कन्वर्ट नहीं करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कराने का काम असेंबलर का नहीं होता, वो किसी और का होता है। और वो आप जानते हैं, या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ये बात आप समझ चुके हैं। तो भैया आगे बढ़ ले इस चीज में। असेंबली लैंग्वेज की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है मैम, समझ आ गई। फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर क्या करता है ट्रांसलेटर? ट्रांसलेटर नीड टू कन्वर्ट द HLL सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन। भैया अगर कंप्यूटर को किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, भाई एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर कह लो या कह लो बाय द प्रोसेसर। भाई सीपीयू ही तो है कंप्यूटर का, वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो एग्जीक्यूशन करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, वो है क्या? वो सीपीयू ही है हमारा, मतलब हमारा प्रोसेसर। भाई माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोसेसर भी हो सकता है। एक कंप्यूटर के द्वारा किया गया एग्जीक्यूशन का मतलब है कि एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया हुआ एग्जीक्यूशन, चाहे सीपीयू कह लो, चाहे प्रोसेसर कह लो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कह लो, या कह लो एक कंप्यूटर, एक ही बात है भाई। एग्जीक्यूशन करना है, सीपीयू आ गया। सिर्फ और सिर्फ सीपीयू एक ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर जो एग्जीक्यूशन करता है, ये बात आप जानते हो। तो भाई किसी भी HLL के सोर्स कोड को पहले हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर गेटिंग इट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर और द प्रोसेसर। ठीक है, अब भाई यहाँ पे जो हमारा ट्रांसलेटर काम में आता है उसका नाम है क्या? उसका नाम है कंपाइलर। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो कि अब असेंबली लैंग्वेज से हटके हम आ चुके हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे, कि भाई एक हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को अगर मैं मशीन कोड में कन्वर्ट करना चाहती हूं तो उसके लिए जो हमारा ट्रांसलेटर हमको यूज में आएगा दैट इज द कंपाइलर। आइए, इट कन्वर्ट्स दी, क्या करता है ये? क्या करता है भाई? ये कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन कोड। कौन से कोड में? मशीन कोड में। ठीक है मैम, अब यहां जो हम सोर्स कोड की बात कर रहे हैं, यहां जिस सोर्स कोड की हम बात कर रहे हैं उसका पता क्या नाम है? ये जो सोर्स कोड की हम बात कर रहे हैं दैट इज HLL कोड। याद रखना इस बात को, असेंबली कोड मत समझना, मत समझना, मत समझना। हम यहां पे बात कर रहे हैं HLL कोड की। कौन से कोड की भाई लोग? कौन से कोड की? हम यहाँ पे HLL कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, तो भाई कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है एक HLL कोड को इनटू द मशीन कोड। ठीक है, if the code follows all syntactic rules of the language then it is executed by the computer। मतलब क्या है इस बात का कि भाई कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर हमारा एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन कोड, लेकिन इसके पहले वो कुछ चीजें चेक करता है। सबसे पहले किसी भी सोर्स कोड को, किसी भी HLL सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले वो ये देखेगा कि जितना भी ये प्रोग्राम लिखा हुआ है HLL में वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को यूजर ने पूरी तरीके से फुलफिल करते हुए ही इस प्रोग्राम को बनाया है। सिंटैक्स जो उसको यूज करना चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज में उसने वही यूज किया है कि नहीं? अपने मर्जी से कुछ तो नहीं लिख दिया, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज हमको प्रोवाइड कराती है टू राइट एनीथिंग इन इंग्लिश। हम नॉर्मल इंग्लिश में चीजें लिख रहे हैं। अभी जहां पे असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक्स का यूज कर रहे थे, ऐड लिख रहे थे और लिख रहे थे 2,3। इसी चीज को एक हाई लेवल लैंग्वेज में आप पता कैसे लिख सकते हो? एग्जाम्पल देख लें भाई। हाई लेवल लैंग्वेज में इसी चीज को आप पता कैसे लिखोगे? एक वेरिएबल बनाओगे, एक वेरिएबल, ये सब पढ़ने वाले हो, डोंट वरी, हैव पेशेंस। अपने स्कूल्स में आप पाइथन पढ़ चुके हो, वेरिएबल कैसे बनता है ये सब आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे हूँ, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई। ए इक्वल्स टू कर दिया भाई किसके इक्वल होगा? ए होगा आपके 2+3 के। भाई आपने अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपने लिखा हुआ है, ये आपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है भाई? हाई लेवल। मतलब ना ही ऐड याद रखने की जरूरत है कि भाई किसी दो नंबर्स के बीच में अगर मुझे सम कराना है तो उसके लिए मुझे ऐड निमोनिक याद रखना पड़ता था क्या रखना पड़ता था? कि असेंबली लैंग्वेज में वो कौन सा निमोनिक है जिसकी हेल्प से मैं दो नंबर्स के बीच में एडिशन करा सकती हूँ। तो मुझे याद रखना पड़ता था कि भाई ऐड यूज होता है, सम यूज नहीं होता है, या कुछ और चीज यूज नहीं होती, या फिर सम यूज होता होगा, है ना कुछ तो यूज होता होगा। तो मुझे ये निमोनिक्स ना याद रखने पड़ते थे।
लेकिन अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने सिंपल क्या किया, आपने सिंपल क्या किया भाई, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर आपने 2+3 डायरेक्ट कर दिया। देख रहे हो भाई, देख रहे हो इस चीज को, देखो ना, ये आपका असेंबली कोड है, ये आपका HLL कोड है। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो मतलब असेंबली में जो हमने लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, मैंने उसको और ही सरल तरीके से लिख दिया, सिंपली 2+3 करके उसका आंसर मैंने 2 में स्टोर कर दिया। ये समझो, अगर अभी ये चीज समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना समझो कि मुझे फाइनली 2+3 कराना है। अब वो स्टोर होके ऐड में कैसे जाएगा, ऐड के बाद कहाँ जाएगा, 2+3 का सम होके मतलब 5 होके ए में कैसे स्टोर होगा, इसके बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर आपने तब भी पाइथन नहीं पढ़ी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, चिंता नहीं करो, बस इतना समझो कि आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो 2+3, जिसका आंसर कितना होना चाहिए, कितना आंसर होना चाहिए भैया 2+3 का, जल्दी 5 होता है कि नहीं। तो भाई HLL में हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, HLL में हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो उसको ना सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए। जितने भी सिंटैक्स रूल्स हैं भाई, देखो मैंने पाइथन में ये प्रोग्राम लिखा, आप समझो ये HLL कोड है, ये मैंने पाइथन में लिखा है। पाइथन क्या बोलता है कि अगर आप दो नंबर्स के बीच में ऐड कराना चाहते हो या एडिशन परफॉर्म कराना चाहते हो तो वो आप करा सकते हैं, बस फर्क इतना सा है कि आपको उन दोनों का एडिशन किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, इन दोनों का जो एडिशन है, दैट मींस 5 जो आएगा वो किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। मतलब जब ये एग्जीक्यूट होगा ना तो आंसर पता है क्या होगा, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये होगा, क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपने जो काम कराया, आपने 2+3 कराया, हो जाएगा, लेकिन उसका जो आंसर आया वो आपको ए के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ये चीज जो है वो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी while writing a program in Python programming language, and we all know that Python is a high level programming language। तो भैया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं कुछ सिंटैक्स रूल्स जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं while coding in that language। तो कंपाइलर जब भी एक HLL कोड को, मतलब कंपाइलर जब इस पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा ना, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए कन्वर्ट कराएगा ना मशीन कोड में, पाइथन क्या करेगा, या जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस पूरे इंस्ट्रक्शन को a = 2+3 को पहले कन्वर्ट करेगा इनटू द मशीन कोड, ताकि मशीन इसको एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि 2+3 का आंसर 5 आ सके। क्लियर, ओके। तो भाई इस चीज को मशीन कोड में कन्वर्ट कराने के लिए कंपाइलर सबसे पहले ये चेक करेगा कि पाइथन के जो रूल्स हैं, पाइथन के जो फॉर्मेट्स हैं, क्या आपका यूजर प्रोग्रामिंग करते वक्त पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर मुझे 2+3 कराना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, दोनों ही सिनेरियो है कि नहीं। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, पाइथन IDLE में, किसमें, पाइथन IDLE में, जहां पे आप IDLE पे ही काम करते हो, तो ये भी वैलिड है। अमेजिंग थिंग है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पाइथन का जो कंसोल है, जहां पे आउटपुट आता है, जहां पे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, सब कुछ पढ़ने वाले हो, डोंट वरी अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। पाइथन का जो आपका बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो और आउटपुट जनरेट करते हो, जो उसका आउटपुट कंसोल है, IDLE है, वहां पे अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप इसकी एक स्क्रिप्ट फाइल बनाओगे, मतलब पूरा एक प्रोग्राम बनाओगे, तो वहां पे ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और वहां पे आपको अपना पूरा सम एक तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना ही पड़ेगा, इसके अंदर स्टोर कराना ही पड़ेगा। और ये कैसे होगा, ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है।
ठीक है, ये जब मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगी ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो मतलब जब भी एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को, जो कि उसका सोर्स कोड है, उसको जब भी कन्वर्ट किया जाता है इनटू मशीन कोड, तो कंपाइलर सबसे पहले उसके सिंटैक्स रूल्स को चेक करता है कि यूजर ने जो प्रोग्राम बनाया है, यूजर ने जो कोड लिखा है, वो पूरे के पूरे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मुझे आज़ादी मिल गई है कि मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। असेंबली लैंग्वेज में ऐसा हो नहीं पाता था, निमोनिक्स थे, मुझे याद रखने पड़ते थे। यहाँ पे मैं ABCD न जाने कितने ही वेरिएबल बना सकती हूँ और अपनी मर्जी से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ। इसलिए कंपाइलर सिंटैक्स रूल्स को पहले चेक करता है। इफ द कोड फॉलोज ऑल द सिंटैक्स रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, then it is executed by the computer। ठीक है, once translated the compiler is not needed। एक बार आपके कंपाइलर ने आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को एक बार अगर मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कंपाइलर इस पे जब वर्क करेगा, कंपाइलर जब इस पे वर्क करेगा तो इसको ट्रांसलेट करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा किसमें? किसमें भाई? जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में बता दो। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन पाइथन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? पाइथन में लिखा हुआ है। मतलब कि ये है आपका HLL कोड। HLL कोड कह लो भाई या क्या कह लो? HLL कोड कह लो या क्या कह लो भाई? HLL कह लीजिए या कह लीजिए HLL सोर्स कोड। ठीक है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ आपका सोर्स कोड जब आप ट्रांसलेट करते हो, जब आप ट्रांसलेट करते हो किसमें? एक मशीन कोड में, तभी ये जाके आपके कंप्यूटर के द्वारा या फिर आपके CPU के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। और कंपाइलर जब एक बार इसको ट्रांसलेट कर देता है ना मशीन कोड में कंपाइलर, तो फिर हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब भाई मैम कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ी, ऑफकोर्स नहीं पड़ेगी, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर तो दिया। ठीक है मैम, तो भाई जब कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? चलो देखें, इंटरप्रेटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटरप्रेटर की। चलिए आइए, क्या होता है एक इंटरप्रेटर? ऐसा क्या अनोखा है जो एक इंटरप्रेटर करके देता है जो एक कंपाइलर भी नहीं कर पा रहा? हमको बेसिकली ये पता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब उसमें कंपाइलर ने वो काम कर दिया। भाई असेंबली लैंग्वेज की बात की तो असेंबलर आ गया, भाई कंपाइलर की बात की मतलब हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। तो इंटरप्रेटर की क्या जरूरत है? ऐसा क्या अनोखा है जो एक इंटरप्रेटर हमको करके दे देगा जो कंपाइलर भी नहीं कर पाया? चलिए देखें, ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। मतलब देखो, दो चीजें हैं यहां, देख लो भाई, सबके सब कंटेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी निगाहें यही होना चाहिए भाई, पूरी निगाहें यही होना चाहिए, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आपका यही होना चाहिए। भाई क्या होता है, क्या होता है एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर के बीच का डिफरेंस? चलो देखें, सबसे पहला, ये एक ट्रांसलेटर है, तो भाई ये भी एक ट्रांसलेटर है, ये भी हम समझ गए। ये तो सिमिलैरिटी हो गई, ये तो एक सिमिलैरिटी है, चलो ठीक है। सेकंड आओ, क्या करता है? कंपाइल करता है। क्या करता है भाई? ये क्या करता है? इट कंपाइल्स द होल। इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखना, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। होल, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट कंपाइल्स द होल मतलब पूरा, इट कंपाइल्स द होल सोर्स कोड, होल HHL सोर्स कोड। मैं पूरा लिख देती हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। इट कंपाइल्स द होल HHL सोर्स कोड, HLL सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, जिसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, इसलिए वो सोर्स कोड है। इट कंपाइल्स द होल HLL सोर्स कोड इन वन गो। मतलब पूरा का पूरा लिखा हुआ प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा। क्या होगा? कंपाइल होगा। और कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंपाइल स्टैंड्स फॉर लुकिंग फॉर एरर्स, कि आपके कोड में आपने कोई भी एरर ना किया हो। एंड सेकंड,
क्या क्या कंपाइल करता है ये। सेकंड, सिंटैक्स रूल्स जो होते हैं, जो सिंटैक्स रूल्स हैं वो फॉलोड है या नहीं, कि यूजर ने जो प्रोग्राम बनाया है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटैक्स रूल्स हैं उनको फॉलो करके बनाया है या नहीं। पूरे एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी आपने कोई एरर ना किया हो और आपने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि HLL के अंदर भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग सिंटैक्स रूल्स होते हैं। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये प्रोग्राम बना रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स को क्या आपने फॉलो किया है, ये चेक करेगा कंपाइलर, और ये चेक करेगा कि आपके एंटायर प्रोग्राम में कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अब भैया कंप्यूटर अगर आपको आउटपुट नहीं दे पाए तो आपको लगेगा कि भैया कंप्यूटर को कुछ काम नहीं आता, इनपुट आपकी तरफ से गलत है, होता है। चलो आ जाओ, तो भाई क्या करेगा, कंपाइल करेगा पूरे के पूरे सोर्स कोड को इन वन गो, पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही कंपाइल कर देगा। अगर मैंने 10 इंस्ट्रक्शंस दिए ना एक प्रोग्राम में, तो 10 के 10 इंस्ट्रक्शंस को वो पहले तो एरर के लिए देखेगा और फिर क्या करेगा, सिंटैक्स रूल को चेक करेगा। ठीक है मैम, आ गई बात। और उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में। पहले पूरे के पूरे प्रोग्राम को ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वेदर देयर इज एन एरर एंड ऑल द सिंटैक्स रूल्स आर फॉलोड, और ये करने के बाद क्या करेगा, उसको एक ऑब्जेक्ट कोड में वो फिर कन्वर्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेट्स क्या करता है, इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेट्स क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। इट इंटरप्रेट्स ईच लाइन ऑफ द कोड। कैसे, जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एक पर्टिकुलर HLL कोड में, उस हर एक इंस्ट्रक्शन को वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट्स ईच लाइन ऑफ द कोड वन बाय वन, एक एक करके इंटरप्रेट करेगा। मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने से अच्छा है कि आप हर एक लाइन को यहां पे क्या करें, इंटरप्रेट करें। और इंटरप्रेट का मतलब यहां पे क्या हुआ, इंटरप्रेट का मतलब यहां पे क्या हुआ, समझ रहे हो। इंटरप्रेट स्टैंड्स फॉर, इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ भाई, इंटरप्रेट मीन्स, इंटरप्रेट का मतलब है नो एरर इन एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन देखेगा उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। सिंटैक्स इज फॉलोड, सिंटैक्स को फॉलो करना हो कि भाई वो जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक एक करके हर एक इंस्ट्रक्शन को ये इंटरप्रेट कर रहा है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को ये एक बार में इंटरप्रेट नहीं करेगा, ये आपके प्रोग्राम में लिखे हुए हर एक इंस्ट्रक्शन को एक एक करके इंटरप्रेट करेगा। और इंटरप्रेट करने का मतलब है कि आपका जो एक इंस्ट्रक्शन है पूरे प्रोग्राम में वो क्या होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। सेकंड, आपका जो सिंटैक्स है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको फॉलो किया हुआ है या नहीं, आपके उस इंस्ट्रक्शन ने उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल को फॉलो किया हुआ है। और जब ये दोनों हो जाएगा तो कन्वर्ट कर देगा उस इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड, उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। द इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड, फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू किसमें भाई, किसमें कन्वर्ट करेगा, जल्दी बता दो भैया। कन्वर्जन तो एक ही चीज में हो रहा है ना, कन्वर्जन तो एक ही चीज में हो रहा है, किसमें भाई, ऑब्जेक्ट कोड में। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फाइनली फिर वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। इज दिस थिंग क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई है भाई कि भाई कंपाइलर पहले क्या करेगा, ये चीजें देखेगा, पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक बार में वो चेक करेगा और फिर पूरे सोर्स कोड को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, होल प्रोग्राम। ये इसका चौथा पॉइंट है जो मैं यहां पे लिख रही हूं, किसका, कंपाइलर का, ये थोड़ा छूट गया था। होल प्रोग्राम इज नाउ क्या भाई, कन्वर्टेड, इज नाउ कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में। पूरा का पूरा प्रोग्राम अब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया है।
पूरा प्रोग्राम। और यहाँ पे जो ये हर एक इंस्ट्रक्शन को देखेगा, हर इंस्ट्रक्शन को 3 पैरामीटर्स पे ये जज करेगा। पहला कि कोई एरर ना होना चाहिए उस इंस्ट्रक्शन पे, उस इंस्ट्रक्शन ने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स को फॉलो किया हो, और फिर थर्ड में जाके जब ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी तो उस इंस्ट्रक्शन को, एक प्रोग्राम के उस इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करा देगा। क्लियर हुआ? मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा आपका इंटरप्रेटर। तो भैया बहुत अच्छे से मैंने डिफरेंस बता दिया है आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, और दोनों के डिफरेंसेस यहाँ पे देखने के बाद अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रीडिंग देने वाली हूँ, क्योंकि यही लिखा हुआ है। आ जाओ। तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। वर्किंग देख लीजिए, और वर्किंग देखने से पहले आप इस टेबल को देखिए और बताइए कि ये टेबल आपको क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वर्किंग मुझे अब सिर्फ पढ़नी है, बाकी पूरी कहानी यही है भाई लोग। चलिए देखिए जल्दी से और बताइए मुझे। हाँ जी भाई, तो टेबल देख लिया है अच्छे से, क्योंकि भाई हम आ चुके हैं अपने सेशन के एंड पे। आज हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा लास्ट ट्रांसलेटर है, इसलिए बोल रही हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर है। देखो वैसे तो ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर ट्रांसलेटर अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस रखता है, एक सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन बाय फार असेंबलर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है अभी जितना आपके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। और भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और अगर 3 या 4 मार्क्स की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बहुत ही अमेजिंग सा एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से ये एक है। तो भाई इस टेबल को देख लो, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया गया डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो भाई अगर यही टेबल बना के आ जाओगे ना, जब भी डिफरेंस पूछा जाए ना, जब भी किसी भी एग्जाम में, केवल कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कंप्यूटर साइंस की मैं बात नहीं कर रही हूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी डिफरेंस पूछा जाता है हमेशा एक टेबल बना के आया करो, वो मार्क्स स्कोरिंग होता है। डिफरेंस में कभी भी पैराग्राफ में लिख के मत आना, हमेशा एक टेबल बना के आया करो, 2 चीजों के बीच का डिफरेंस टेबल फॉर्म में लिखा के आ जाओ। तो भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर का अगर डिफरेंस पूछा गया है तो यही टेबल बना के आ जाओगे, बिल्कुल 1 मार्क नहीं कटेगा, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, चलिए आ जाओ, देख लें। ट्रांसलेट्स वन लाइन एट अ टाइम, ये बात हम सब जानते हैं, इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन को, जो कि एक कंपाइलर का काम होता है। ठीक है। वर्किंग, इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक प्रोग्राम की, पूरे इंटायर प्रोग्राम की एक लाइन को लेगा, एक लाइन को लेने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, एक लाइन को लेने के बाद उसे चेक करेगा, किस किस चीजों के लिए चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है उस लाइन में, और चेक करेगा कि सिंटैक्स उसने फॉलो किया है कि नहीं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसमें वो लाइन लिखी हुई है। वो जावा भी हो सकती है, वो C++ भी हो सकती है, और वो आपकी अपनी पाइथन भी हो सकती है। आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में इसको लिख सकते हो। ठीक है भाई। तो क्या करेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर सबसे पहले आपके पूरे प्रोग्राम के एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। पहले तो ये चीजें चेक करेगा, वो ये मेंशन्ड नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूं, ये आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये लिख के आ जाओगे ना, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ये आपके चैप्टर में मेंशन नहीं है, पूरी तरीके से इंटरप्रेटर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो भाई ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। चलिए आइए। तो भाई एक लाइन को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। देखो एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट करने लायक हो। एबल का मतलब क्या होता है, लायक, केपेबल है, केपेबल का शॉर्ट फॉर्म ही होता है एबल। क्या मतलब है कि ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट करने लायक हो, मतलब कि एग्जीक्यूटेबल कोड का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल कोड का यहाँ पे मतलब हुआ क्या भाई, एग्जीक्यूटेबल कोड वो कौन सा कोड है, वो कौन सा कोड है, बता दो भाई जल्दी से, वो कौन सा कोड है जो एग्जीक्यूट करने लायक हो भाई, जल्दी 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 जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, चलिए जल्दी जल्दी भैया, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। अक्का क्या मतलब, एग्जीक्यूटेबल कोड अक्का, मशीन कोड। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बच्चे होशियार हो गए। मतलब कि इंटरप्रेटर एक लाइन लेगा आपके प्रोग्राम का और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, दैट इज द मशीन कोड, इफ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, सिंटैक्स फॉलो किया हो तभी करेगा ये काम। अगर सिंटैक्स फॉलो नहीं किया है आपने उस इंस्ट्रक्शन पे, ये काम नहीं होगा, इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो क्या होगा, आपकी पहली लाइन ली, उसको कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल कोड में, दैट इज मशीन कोड में। अगर वो भाई सिंटैक्टिकली करेक्ट है
और ये काम वो कब तक करेगा? जब तक कि वो उस एंटायर प्रोग्रामिंग कोड की हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ना करते या कन्वर्ट ना करते। पूरे प्रोग्राम के पूरे इंस्ट्रक्शंस को जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर देगा तब तक ये काम रिपीट होता रहेगा। कौन सा काम? हर एक लाइन को लेना, उसको कन्वर्ट करना इनटू मशीन कोड, चेक करना, ये 3-4 पॉइंट्स और आपका आंसर आपको रिटर्न करना। क्लियर हुआ? इट टेक्स वन लाइन, कन्वर्ट्स इट इनटू एन एग्जीक्यूटेबल कोड इफ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, रिपीट्स दिस स्टेप फॉर ऑल द लाइंस इन द सोर्स कोड। एक सोर्स कोड के अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उन सब के लिए ये सेम स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे। हेंस इंटरप्रेटर इज ऑलवेज नीडेड व्हेनेवर अ सोर्स कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड। भाई एक बात समझ लो, एक बात समझो, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है जब भी हम किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट कराना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट कोड में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई आपके हिसाब से अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए है। आपके हिसाब से अमंग ऑल द ट्रांसलेटर्स, चाहे वो असेंबलर हो, चाहे वो कंपाइलर हो, चाहे वो इंटरप्रेटर हो, इन तीनों ही ट्रांसलेटर्स में आपको सबसे बेटर ट्रांसलेटर कौन सा लगा? देखो तीनों का काम एक ही है, मशीन कोड में एग्जीक्यूट कराना या मशीन कोड में कन्वर्ट कराना है। असेंबलर हो, कंपाइलर हो या हो आपका इंटरप्रेटर, तो आपके हिसाब से इन तीनों में से बेस्ट ट्रांसलेटर कौन सा है और आपका पर्सनल फेवरेट ट्रांसलेटर इसमें कौन सा आया है? तो ये जाइए आप कमेंट सेक्शन में और बताइए, मुझे हर एक बच्चे से ये आंसर चाहिए है। अमंग द असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर विच इज द ट्रांसलेटर विच यू लाइक्ड। और आप मुझे ये भी बताइए कि इन तीनों में से, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और छोड़ती हूं कि इन तीनों में से बेस्ट ट्रांसलेटर तो आप बताओगे ही बताओगे, इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसलेटर कौन सा है? तो भाई इन दो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ती हूं, बेस्ट ट्रांसलेटर अमंग असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड द मोस्टली यूज्ड ट्रांसलेटर अमंग देम। ये दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे चाहिए है। और जाते जाते भाई इतना भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, भाई इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि maggerbeans.com पे चले जाओ जल्दी से। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हाँ मैम बढ़िया, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, भाई सीबीएसई हिंदी मीडियम भी मिल रहा है। क्यों यहाँ वहाँ भटकते हो भाई? भटकना बंद कर दो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ना जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है भैया, हम आपको प्रोवाइड करते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट की ई बुक यही मिल रही है, केजी हो चाहे क्लास 12th हो। क्यों मार्केट जाते हो? क्यों एक्सटर्नल साइट पर जाके बुक्स की प्राइसेस को असेस करते हो, टैली करते हो? आपका अपना मैगेटबीन्स है ना, हमारे पास इतना विश्वास हम पर दिखा रहे हो तो थोड़ा सा विश्वास और दिखा लो। भाई ई बुक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक, पूरा स्कूल यहीं ले आए हैं। और सेशन के बीच में मार्केट जाना तो मुझे समझ नहीं आता। ई बुक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की तो मैगेटबीन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए ना, ई बुक्स मिल जाएंगी। और हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के ई नोट्स भी दे रहे हैं। भाई पूरी बुक पढ़ाने के पक्ष में हम भी नहीं है, हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैम मिलेंगे कहाँ? भाई दो ऑप्शन है, या तो maggerbeans.com पे चले जाओ, वहां पे आपको मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आपको ब्राउजर नहीं खोलना है, इतना भी कष्ट नहीं करना है, तो भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जा सकते हो, वहां जाओ, वहां पे आपको मिलेंगे वो लिंक्स जिन पे प्रेस करके आप डायरेक्टली मैगेटबीन्स की उस ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंचेंगे जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। और भाई इनमें से कोई एक बनना चाहते हो, ये है हमारे मैगेटबीन्स का होम पेज। जैसे ही आप maggerbeans.com डालोगे ना अपने किसी भी ब्राउजर पे, चाहे वो गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो या हो माइक्रोसॉफ्ट एज, किसी भी ब्राउजर में डालोगे www.maggerbeans.com, आपके सामने खुल के आएगा ये वाला पेज, दैट इज द होम पेज। ये बच्चों को देख रहे हो, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज नॉर्मल क्लासेस में सिर्फ मैगेटबीन्स से पढ़ के इतना अच्छा स्कोर किया है। तो क्या आप बनना चाहते हैं इनमें से एक? भाई बन सकते हैं, कौन कहता है कि आप इनमें से एक नहीं बन सकते? क्या आप चाहते हैं कि कल के दिन आपका भी फोटो इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो हमारे वीडियोस में? तो उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, सब्सक्राइब कीजिए मैगेटबीन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो ना, ऑल पे क्लिक करो, एक भी क्वालिटी कंटेंट आपसे नहीं छूटेगा। भैया प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को और बन जाइए मैगेटबीन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। सब्सक्राइब कीजिए मैगेटबीन्स के ऑफिशियल चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि ये वीडियो आपको कितना अमेजिंग लगा। और जो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं ना, मुझे उसका आंसर चाहिए। भाई जाते जाते शेयर करते जाना इस वीडियो को, कस शेयरिंग इज केयरिंग। और भैया फिर से बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो बिल्कुल जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट धुआंधार सेशन के साथ, स्टे ट्यून्ड।